नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू कुशवाहा और स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो टॉपिक में। और आज का जो वीडियो टॉपिक है ये है प्रमस्तिष्कीय जो असममिति होते हैं, यानी कंसेप्ट ऑफ सेरेब्रल एसाइमेट्री। और इसी से रिलेटेड जो है हमारे क्वेश्चंस होंगे। तो आइए, और सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है इसको हम देख लेते हैं। इसके बाद धीरे धीरे इस चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे और करीब करीब इस बुक के हम अंत में आ गए हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है यह प्रमस्तिष्कीय असममिति से आप क्या समझते हैं। इन दोनों पहलुओं पर, इसके दोनों पहलुओं पर सविस्तार प्रकाश डालें। तो आइए और इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम प्रमस्तिष्कीय जो असममिति होती है, यानी कि सेरेब्रल जो एसाइमेट्री है, उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जब आप मैथ पढ़े होंगे वहाँ पे हमें सम्मित आकृति पढ़ने को मिलती है। सम्मित का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे से जो है मिले हुए, जबकि असम्मित का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से जो नहीं मिलते हैं, उनके हाव भाव, बनावट और बाकी सारी चीज़ें वो, तो वो क्या हो जाता है असम्मिति, और एक हो जाता है सम्मिति। और ये लंबा सा चैप्टर होता है, तो उम्मीद है कि आपको वहाँ पे ज़रूरी इस चीज़ के बारे में याद रहा होगा। तो आइए और नेक्स्ट जो है इसके बारे में हम जानते हैं कि मस्तिष्क में भी क्या ऐसा ही होता है। जो दायां गोलार्ध होता है, बायां गोलार्ध होता है, ये भी ऐसा ही होता है। और दोनों गोलार्ध जो के जो काम होते हैं वो भी सेम होते हैं या फिर अलग अलग होते हैं, इस चीज़ के बारे में हमें जानना है। प्रमस्तिष्कीय असममिति प्रमस्तिष्कीय संगठन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संप्रदाय है। प्रमस्तिष्कीय असममिति से तात्पर्य मस्तिष्क के दोनों गोलार्ध अर्थात दायां गोलार्ध तथा बायां गोलार्ध की बनावट की संरचना एवं कार्य के विषमता अर्थात जो है अंतर से होता है। और इसी से रिलेटेड हम ये पूरा चैप्टर होगा। और इसमें भी दो तरह के जो हैं इसके पहलू होते हैं, उसके बारे में भी हम इसी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इस तरह से प्रमस्तिष्कीय जो असममिति है इसके दो पहलू होते हैं। पहला जो है प्रमस्तिष्कीय संरचनात्मक असममिति और दूसरा है प्रमस्तिष्कीय कार्यात्मक सम्मिति असममिति। तो आइए और इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले प्रमस्तिष्कीय संरचनात्मक असममिति, इसको हम देख लेते हैं। प्रमस्तिष्कीय संरचनात्मक असममिति से तात्पर्य मस्तिष्क के दायां गोलार्ध एवं बायां गोलार्ध में संरचना के ख्याल से अंतर या विषमता से होता है। अगर हम इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर ध्यान दें तो यह स्पष्ट होगा कि जैसा हगलिंसन और जैक्सन ने कहा है कि गैट्रियोलेट ने सबसे पहले 1860 के शताब्दी में यह बतलाया था कि बायां गोलार्ध पर जो कुंडल या मरोड़ होते हैं वे दायां गोलार्ध के कुंडल की अपेक्षा जल्द परिपक्व होते हैं। और इसी से रिलेटेड कई सारे हैं, तो इसके कई सारे पहलू हैं जिसके बारे में हम देख के समझ के, और कई सारे व्यवहार हैं उसको देख के हम समझ सकते हैं कि भाई ये असममिति है जो ये संरचना की भी दृष्टि से अलग होती है और एक कार्य की भी दृष्टि से अलग होती है। तो इन दोनों के बारे में हम जानते हैं। तो आइए सबसे पहले इन पहलुओं को देख लेते हैं, और उम्मीद है आपको इसके बाद समझ में जरूर आ जाएगा कि जो असममिति है ये क्यों होती है संरचनात्मक रूप से। इसका जो पहला है, दायां गोलार्ध जो है बायां गोलार्ध की तुलना में थोड़ा ज़्यादा बड़ा और वजनदार भी होता है। दायां गोलार्ध बायां गोलार्ध से ज़्यादा भारी होता है, परंतु बायां गोलार्ध का विशिष्ट गुरुत्व जो होता है ये दायां गोलार्ध के विशिष्ट गुरुत्व से ज़्यादा होता है। और दूसरा जो है यह दोनों गोलार्धों के शंखपाली में इस संरचना में अंतर है। कई अध्ययनों में अब पाया गया है कि प्लानम टेम्पोरल जो शंखपाली का एक भाग है बायां गोलार्ध में दायां गोलार्ध की तुलना में बड़ा होता है। ठीक इसके विपरीत हेल्सन गाइरस प्रमुख श्रवण कार्टेक्स जो होता है ये दायां गोलार्ध में बायां गोलार्ध की तुलना में बड़ा होता है, क्योंकि दायां गोलार्ध में सचमुच में हैस्कल गायरी होते हैं, जबकि बायां गोलार्ध में केवल एक ही जो है ये हैस्कल गाइरस होता है। और गाइरस का जो है बहुवचन वो क्या होता है, गायरी होता है, इसको याद रखिएगा। तीसरा है शंखपाली का जो ऊतक है ये असममित थैलमस के असममिति से जुड़ा हुआ है। और जो चौथा है यह है मस्तिष्क के दायां गोलार्ध तथा बायां गोलार्ध में ब्रोका क्षेत्र अर्थात अग्र ओपुरकुलम का संरचनात्मक संगठन भिन्न होता है। इस क्षेत्र का वह भाग जो मस्तिष्क के सतह पर दृश्य होता है वह बायां गोलार्ध की तुलना में दायां गोलार्ध पर करीब 1/3 बड़ा होता है, जबकि इस क्षेत्र का वह भाग जो सुल्कस का जो प्लुरल फॉर्म होता है वो सुल्की होता है। सुल्की में
सुल्की में भीतर अदृश्य होता है, वह बायां गोलार्ध में दायां गोलार्ध की तुलना में बड़ा होता है। और यहाँ से जो है गोलार्ध से भाषाई कार्य तथा दायां गोलार्ध से जो है बोलने की आवाज़ जो है नियंत्रित होती है। 5वां नंबर जो है ये मस्तिष्क के दोनों गोलार्ध में सेल्वियन फिशर की ढाल में भिन्नता देखी गई है। बायां गोलार्ध में इसकी ढाल जो है क्रमिक दिखता है, जबकि दायां गोलार्ध में इसका ढाल तुलनात्मक रूप से जो है खड़ा दिखता है। 6ठा नंबर है मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों में न्यूरोट्रांसमीटर का जो है वितरण एक कार्टिकल तथा उप कार्टिकल के क्षेत्रों में असममित है। प्रमुख न्यूरोट्रांसमीटर जैसे एसिटिल कोलाइन, नोरपाइनफ्राइन, डोपामाइन तथा गावा का जो वितरण है इन दोनों गोलार्धों के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान ना होकर भिन्न भिन्न होता है। सचमुच में इसका जो है वितरण गोलार्धों के भिन्न भिन्न क्षेत्रों की संख्या एवं संरचना के ऊपर निर्भर करता है। 7वां नंबर है दायां गोलार्ध आगे की ओर बायां गोलार्ध की अपेक्षा अधिक विस्तृत होता है। 8वां नंबर क्या कहता है, कुछ अध्ययनों में स्पष्ट हुआ है कि दायां गोलार्ध बायां गोलार्ध के न्यूरॉन्स की संरचना जो होती है यह भिन्न होती है। चूँकि मस्तिष्क का कार्य इन्हीं न्यूरॉन्स द्वारा होता है, इस बिंदु पर भी प्रकाश डालना आवश्यक है। और 9वां नंबर जो है यह है बायां गोलार्ध जो है ये दायां गोलार्ध में संरचनात्मक भिन्नता व्यक्ति में यौन तथा हस्तिकला के अनुसार भी होता देखा गया है। जैसा कि देखा गया है कि महिलाओं के प्रमस्तिष्कीय गोलार्ध कम सम्मित होते हैं, जबकि पुरुषों के मस्तिष्क जो है तुलनात्मक रूप से अधिक सम्मित होता है, यानी एक दूसरे से जो है मिलते जुलते ज़्यादा है। पुरुष का मस्तिष्क महिलाओं के मस्तिष्क से बड़ा होता है, परंतु पुरुष का जो कार्पस कैलोजम है महिलाओं के कार्पस कैलोजम की तुलना में बड़ा नहीं होता है। उसी तरह से लेकोस्टी, उत्तक सिंह तथा हॉले ने अपने अध्ययन के आधार पर बताया है कि महिलाओं में कार्पस कैलोजम का जो पश्च भाग है जिसे एस्प्लेनियम कहा जाता है पुरुषों की अपेक्षा बड़ा होता है। तो ये जो हमारे 9 पॉइंट है इसको देख के आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा कि जो प्रमस्तिष्कीय हैं जो गोलार्ध हैं वो एक दूसरे से जो है वो संरचना के आधार पे भी भिन्न है, यानी कि असम्मित हैं। इसके बाद आता है प्रमस्तिष्कीय जो कार्यात्मक जो असम्मिति है, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि कार्य के आधार पे वो कौन कौन से हम उदाहरण ले सकते हैं जिसके जरिए जो है ये हम साबित कर सकें कि जो हमारा जो काम है या फिर जो हमारे जो गोलार्ध हैं ये कार्यात्मक रूप से भी जो है ये अलग होते हैं या असम्मित होते हैं, क्योंकि कई सारे काम है जो केवल एक गोलार्ध के लिए वो जिम्मेदार होता है, और वहीं जैसे दायां गोलार्ध है वो बाएं के लिए, बायां गोलार्ध जो होता है वो दाएं जो है पेशीय कार्यों के लिए जो है ये जिम्मेदार होता है। तो ये भी डिपेंड करता है, वही इसको हम देख लेते हैं। जैसे कि ऊपर कहा जा चुका है कि प्रमस्तिष्कीय गोलार्धों में संरचनात्मक असम्मिति होती है, परंतु साथ ही साथ उसमें कार्यात्मक असम्मिति भी होती है। कार्यात्मक असम्मिति से तात्पर्य गोलार्धों के कार्य विषमता या असम्मिति से होता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि कुछ विशेष तरह के कार्य एक गोलार्ध द्वारा तथा कुछ अन्य तरह के कार्य दूसरे गोलार्ध द्वारा किया जाता है, जबकि दोनों गोलार्धों में विभिन्न मस्तिष्कीय संरचनाएं जो होती हैं लगभग समान होती है, यानी कि उनमें कम संरचनात्मक विभिन्नता पाई जाती है, लेकिन जो कार्यात्मक विभिन्नताएं हैं वो बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। तो आइए और इसके आगे हम देख लेते हैं कि जो वो कौन कौन से जो हैं कार्य हैं या फिर कौन कौन ऐसे उदाहरण हैं, कौन कौन ऐसे व्यवहार हैं या फिर कौन कौन ऐसे जो मस्तिष्क के कार्य हैं, जो गोलार्धों के कार्य हैं वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं, और जिम्मेदारियां दोनों की जो होती है ये असम्मिति जो है ये पेश करती है या फिर उसको बनाती है। पहला है दृष्टि कार्यों में असम्मिति। जैसा कि ज्ञात है कि बायां दृष्टि क्षेत्र में उपस्थित किया गया उद्दीपक दायां दृष्टि कार्टेक्स में प्रक्षेपित होता है तथा दायां दृष्टि क्षेत्र में उपस्थित किया गया उद्दीपक जो है बाएं में जो है ये प्रक्षेपित होता है। इसके बाद जो है दूसरा श्रवण कार्यों में असम्मिति। जैसा हम जानते हैं मस्तिष्क के दोनों गोलार्ध को प्रत्येक कान से सूचनाएं मिलती हैं। दाएं कान से प्राप्त सूचनाएं मूलतः बायां गोलार्ध द्वारा संसाधित होती है तथा इस कान से प्राप्त कुछ सूचनाएं दाएं गोलार्ध में भी पहुंचती है। ठीक इसी तरह से बाएं कान से प्राप्त सूचनाएं मूलतः दायां गोलार्ध द्वारा संचालित होती है और इस कान द्वारा कुछ प्राप्त सूचनाएं दायां गोलार्ध द्वारा संचालित होती हैं। और इसमें कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने
अध्ययन करके और इस चीज़ को साबित भी किया हुआ है। इसके बाद तीसरा है कायिक संवेदी क्षेत्र में असम्मिति। मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों में दैहिक संवेदी कार्यों में भी असम्मिति पाई जाती है। कायिक संवेदी तंत्र में भी दृष्टि तथा श्रवण तंत्र के समान ही शरीर के बाएं भाग की कायिक संवेदी सूचनाएं दाएं गोलार्ध में तथा दाएं भाग की कायिक संवेदी सूचनाएं बाएं गोलार्ध में जाती है और वहीं से जो है ये नियंत्रित होती है। कई क्षेत्र में इस क्षेत्र में कई अध्ययन किए गए हैं जिनके आधार पर कायिक संवेदी कार्यों में जो है मस्तिष्क की असम्मिति का पता चलता है। कई शोधों से में विभिन्न तरह के आकार, कोण तथा पैटर्न की बायां हाथ तथा दाएं हाथ द्वारा की पहचान की गई निष्पादन का तुलनात्मक अध्ययन किया गया और यह पाया गया है कि सभी कार्यों पर दक्षिण हस्ती के व्यक्तियों में बायां हाथ का निष्पादन दाएं हाथ के निष्पादन के लगभग उत्तम था। और ऐसे ही कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने इस पे जो है अपना अध्ययन किया है और उसको सही बताया है। इसके बाद आता है पेशीय कार्यों में असम्मिति। पेशीय कार्यों के विभिन्न तरह की गतियों या पेशीय व्यवहार को करने में भी प्रमस्तिष्क असम्मिति उत्पन्न होता है। इसकी पुष्टि करने के लिए दो तरह के प्रयोगात्मक सबूत प्रदान किए गए हैं। पहला है प्रमस्तिष्कीय असम्मिति का प्रत्यक्ष परीक्षण और दूसरा है बाधित कार्य पर प्रयोग। यानी एक कार्य जो हो रहा है और उस पर होता ही रहेगा प्रत्यक्ष है, और दूसरा है बाधित करके बाधा पहुंचा के और चेक किया जाएगा भाई ये जो बात है कही जा रही है या सही है या फिर नहीं है। अगर विभिन्न तरह के गतियों के नियंत्रण में पेशीय असम्मिति का प्रत्यक्ष परीक्षण, तो आइए और देख लेते हैं इसको। अगर विभिन्न तरह की गतियों में नियंत्रण में सचमुच एक स्वाभाविक अग्र सम्मिति होती है तो इसका अनुमान व्यक्ति के व्यवहारों का जो है प्रत्यक्ष रूप से देखकर परीक्षण कर जाना जा सकता है। परीक्षण करके सामान्यतः यह देखा जाता है कि शाब्दिक कार्य के निष्पादन के दौरान दायां हाथ अधिक सक्रिय होता है जबकि अशाब्दिक कार्य करने में बायां हाथ अधिक सक्रिय होता है। इस तरह से यह देखा जाता है कि बातचीत करते समय व्यक्ति प्राय विभिन्न तरह के हाव भाव दिखलाता है जिससे भी विश्लेषण करने पर जो है पेशीय असम्मिति का अंदाजा हो जाता है। और ऐसे कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग भी किया। और दूसरा होता है बाधित कार्य। कुछ कार्यों का जो है स्वरूप जटिल होता है, जब उन्हें एक ही समय में किया जाना हो तो उसकी कठिनाई जो है वो और भी बढ़ जाती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति बातचीत कर रहा हो और उस समय से बाएं दाएं हाथ की तर्जनी पर गोली रखकर उस ढंग से संतुलित बनाए रखने में कहा जाए कि वह गिरे नहीं तो एक कठिन एवं बाधित कार्य का उदाहरण होगा। ऐसी स्थिति में देखा गया है कि बाएं हाथ की तर्जनी में दाएं हाथ की तर्जनी की अपेक्षा अधिक समय तक संतुलन बनाए रखने में व्यक्ति जो है सफल हो पाता है। और ऐसे भी कई सारे उदाहरण हैं जिनके आधार पर ये सिद्ध किया गया है। तो ये था हमारा प्रमस्तिष्क असम्मिति और इसके दो पहलू होते हैं। पहला है संरचनात्मक तौर पे और दूसरा होता है कार्यात्मक तौर पे, और इसके बारे में हमने जाना। तो उम्मीद है आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा।